very proud moment for me to be standing along with them in this company. मैं दरअसल आइडिया ऑफ इंडिया पे बात करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल 2-3 दिनों से सोच रहा था और शबनम से भी कल बात हुई कि कैसे बात करूं, और इन दिनों फिर मैं कुछ और चीज़ें पढ़ रहा हूं, रिसर्चेस कर रहा हूं, और मुझे लगा कि हर व्यक्ति जो यहाँ बात कर रहे हैं अपने अपने इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं कि मैं उसमें अपनी तरीके से कोई नया वैल्यू ऐड कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे बहुत शक था उस पर। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मैं देश के बाहर की बात करता हूं, दुनिया की बात करता हूं, and allow me to actually speak about some of the other countries and their stories, और I will show you कि वो आइडिया ऑफ इंडिया की ही बात है। तो मैं ये कोशिश करूंगा आज छोटी सी बातचीत में कि अपनी कि हम जो बात आइडिया ऑफ इंडिया की कर रहे हैं, एक वो, और दूसरा डिफेंडिंग की जो बात कर रहे हैं वो क्या चल रहा है और किन देशों में कैसे चल रहा है आज के दौर में। अगर मैं उस पर थोड़ा मतलब मैं आज बात करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, और उसमें मैं 2 छोटे छोटे उदाहरणों से बात शुरू करना चाहता हूं। बेल हुक्स बहुत सारे लोग जानते होंगे, रेस पे, जेंडर पे बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। ऑल अबाउट लव उनकी भी हाल में उनकी मृत्यु हुई है, और ये मैं जब यहाँ भीड़ बैठी हुई है, बातचीत के श्रोता बैठे हुए हैं, तो मैं और अनहद के इस बात को बधाई दी जा रही है कि फिर से उन्होंने OB कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये इसको काम, इस मीटिंग को बुलाया। तो मुझे बेल हुक्स का वो उदाहरण से मुझे लगा कि इस बात करने की शुरुआत होनी चाहिए कि हर बार हमें कम्युनिटी को रीबिल्ड करना होता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एंड टॉकिंग टुगेदर इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ रीबिल्डिंग अ कम्युनिटी। तो मुझे लगता है कि साथ साथ बात करने की जो प्रक्रिया है, बेल हुक्स कहती हैं, और ये अपने आप में सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हम कर रहे हैं, आज शुरुआत नहीं चल रही, बहुत सारी बातें चल रही है। और आज सॉरी, मैं अपने नोट्स फोन पे ही आजकल रखता हूं, तो मैं उसको देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि पहली चीज तो है कि टॉकिंग टुगेदर एंड कंटिन्यूसली एंड वेरेवर पॉसिबल डिफरेंट फोरम्स is the first political act in itself. तो एक तो वो और मुझे लगता है, and therefore rebuilding this idea of community itself, and therefore rebuilding this idea of what is that idea of India. So I think constantly having that conversation. मुझे याद है हम लोग again इतिहास के छात्र थे, तो रेमंड विलियम्स को पढ़ते थे उस जमाने में, और वो कहते हैं कि समाज में चल रहे सभी संघर्षों में एक सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष होता है शब्दों को जो मायने दिए जाते हैं उनका संघर्ष, कि हम शब्दों को क्या मायने दे रहे हैं। तो कम्युनिटी, इंडिया, भारत, हर चीज की लड़ाई हर वक्त चल रही होती है। वो जो डायनामिज्म है, वो उसको हमें कैप्चर करने, उसको पकड़ सकने का मादा हमारे भीतर होना चाहिए। और मुझे लगता है उसको देख सकने का भी मादा, कि हम कहां खड़े हैं और कहां से, किस पहलू से किसी शब्द के क्या मायने दिए जा रहे हैं। इस इंडिया दैट इज भारत जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ था, उसके जब मायने दिए गए उस वक्त वो क्या मायने थे, पिछले 75 सालों में हम जिस अमृत काल में आज आ गए हैं वहां पर उसके क्या मायने रखे जा रहे हैं, और किस किस लोकेशन से। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सवाल है जिसको, और मुझे लगता है ये आज अपने आप में बड़ा पॉलिटिकल एक्ट है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, कि हम कम्युनिटी को रीबिल्ड करने की शुरुआत कर रहे हैं। कम्युनिटी सिर्फ एक वायवीय स्तर पर नहीं, एक हवाई स्तर पर नहीं, एक कॉन्क्रीट ठोस स्तर पर जहां हम और आप साथ में सीधे संवाद कर रहे हो। दूसरा पॉलिटिकल एक्ट पॉलो फ्रेरे का है, बहुत महत्वपूर्ण। वो कहते हैं कि, और हम जिन खासकर समयों में जी रहे हैं और जूझ रहे हैं उनसे, वो है होप, उम्मीद, आशा। उसको बनाना और उसको नर्चर करना अपने आप में दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्ट। वो कभी नहीं छोड़ना। जिस दिन हमने उम्मीद छोड़ी, जिस दिन हमने आशाएं छोड़ी, हमारी कहानी खत्म है। उस आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहानी खत्म है। तो ये जो है, ये दोनों चीजें जो बहुत सामान्य चीजें हमारे आपके जीवन के हर रोज की लड़ाई का हिस्सा है, बातचीत का हिस्सा, चाहे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा हो, चाहे हम आप आमने सामने बैठे हुए संवाद करते हुए एक समाज बनाने का हिस्सा है, समुदाय बनाने का हिस्सा, समुदाय का बनाने का काम और उम्मीद के साथ समुदाय बनाने का काम। ये दोनों काम है, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण और आज की तारीख में लगातार चलने वाले काम है। और इसीलिए मैं डिफेंडिंग वाली स्टोरी पे अब मैं 2-3 कहानियां लेकर आना चाहता हूं और संक्षेप में रखूंगा। एक कहानी मैंने हाल ही में पढ़ी,
मारिया रेसा, आप में से कई लोग परिचित होंगे, रैपलर, फिलीपीन को पिछले साल नोबेल प्राइज मिला है। रैपलर, उनकी किताब का शीर्षक है हाउ टू स्टैंड अप टू अ डिक्टेटर। उनके अपने मेमोइर्स अभी आए। अब वो मुश्किल से, वो कहानी लंबी है उनकी, लेकिन जो बड़ा हिस्सा जो है पिछले 4-5 सालों में जो हुआ है फिलीपींस में उनके साथ हुआ है, और वो कहानी है, वो बहुत दिलचस्प कहानी है। तो मैं सिर्फ इन कुछ कहानियों से, मेरे पास अपने कोई इंसाइट्स नहीं, मैं इन कहानियों के साथ आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मुझे उसमें कहाँ इंसाइट्स मिल रहे हैं। मारिया अपनी उस कहानियों में बहुत लोगों की कहानियां कहती हैं। रैपलर एक बहुत पॉपुलर और एंटी दुतर्ते रेजिम जब थी, तो उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एक न्यूज प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा, बहुत सारे काम किए, और उनके ऊपर जो अटैक हुआ उस पर मैं बाद में आऊंगा। वो एक हवाला देती हैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ज़ारा अल्वारेज का। 27 साल की थी, 17 अगस्त 2020 पैंडेमिक के दौरान, पहले फेज के दौरान, वो सड़क पर शाम में अपने दोस्त के साथ बात करते हुए जा रही थी। उनको एक गनमैन ने आया, शूट किया, वो गिरी, जस्ट टू मेक श्योर कि वो पूरी तरह से मर जाए, कई सारे और गोलियां मार दी। कहानी वहां खत्म नहीं होती, कहानी वहां से शुरू होती है कि जब उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट से वहां प्रोटेक्शन की मांग कर चुकी थी। उनका जो पूरा ज़रा पठान क्लब था, जो मूवमेंट था, उसके कई और लोगों को मारा जा चुका था, सारे के सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। कहानी वहां से शुरू होती है जब लोग सड़कों पे आने शुरू होते हैं। इमीडिएटली एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलता है, हाउ शी डिजर्व्ड इट, हाउ शी डिजर्व्ड इट बिकॉज शी वाज एंटी नेशनल, एंटी फिलीपींस, एंड शी वाज अ टेररिस्ट। कुछ रेजोनेंस आ रहा है आप लोगों को किसको कहां मारा गया इन्हीं सालों के दौरान, 2 साल पहले, और एग्जैक्टली वही कहानी कि किस तरह से गौरी लंकेश की कहानी हम नहीं भूले हैं आज तक। ये कहां कहां दुनिया में हो रहा है, मैं सिर्फ उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। उससे 2 साल पहले 2018 में एक वो रैपलर बहुत सारा फेक न्यूज को, जिसकी बात अभी अंजलि कर रही थी, फेक न्यूज को एक्सपोज करने का काम करता था। एक बड़ा आया मार्कोस जूनियर, जो वहां है, बोंग बोंग मार्कोस उनका नाम है, प्रेसिडेंट है, पुराने मार्कोस के बेटे। उनके टाइम में जब तो आए हैं अभी, तो उनके नाम से एक बड़ा एक फेक न्यूज एस्टैब्लिश हुआ, और पूरी हेट पॉलिटिक्स को लेकर। और जब रैपलर ने उसको, जब तक उसको एक्सपोज किया कि ये फेक न्यूज है, तब तक वो खुद देती हैं कि Facebook post was shared 331,000 times and garnered more than 38,000 comments and more than 369,000 reactions before it was discovered and fact-checked by Rappler. She said that, in contrast, the fact-check done by us had a pitiful reach, 3,500 shares and 2,100 comments. Look at the skewed entire, the ecosystem कि जो पूरी हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी was talking about ecosystem earlier, how that dominates and in that ecosystem, how the few defenders who are speaking openly, they become the center of actually not just attack but justified, vilified attacks and so on. मारिया की अपनी कहानी दिलचस्प है। 2020 से 2022 के बीच उनको 7 बार अरेस्ट किया गया। उनका संस्था के ऊपर, रैपलर के ऊपर चार्ज लगाया गया कि वो फॉरेन फंडेड है, और वो केस चल रहा है, केस लड़ रही हैं। और ये फॉरेन फंडेड की बहुत दिलचस्प कहानी है कि हंगरी में ओरबान गवर्नमेंट जो है ने कुछ साल पहले एक नया लॉ लाया था, और ये मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट लिंक्स डालने की कोशिश कर रहा हूं। वहां उन्होंने कहा था 20,000 यूरो अगर किसी के बाहर से आएगा तो फॉरेन एजेंट घोषित कर दिया जाएगा, फॉरेन फंडेड। रशिया एक्चुअली हैज अ फॉरेन एजेंट एक्ट, सो यू हैव दिस, एंड ऑफ कोर्स ब्राजील, उस पे मैं आऊंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस एंटायर इकोसिस्टम, जो कि हम देख रहे हैं कि कैसे वो कितना रेजोनेट करता है हमारे देश में, कि ऐसी हर चीज जो हमारे साथ हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास के दूसरी दुनिया में भी हो रही है, इस देश के बाहर भी हो रही है, बहुत जगहों पे हो रही है। मारिया कहती हैं कि इस वक्त उनके सामने, जब उनके पास केस पर केस आने शुरू हुए, उनके संस्था को बंद किया जाने लगा, तो उनको लगा कि क्या करें। और तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि लेट मी गो आउट, स्टार्ट सीकिंग
answers what's happening to the rest of the world. एंड उसी पॉइंट से मैं भी इस बात को शुरू कर रहा हूं, लोग कैसे क्या जूझ रहे हैं आज के समाज में और कैसे कोप कर रहे हैं, वो कहानियां मैं सुनूं, कैसे इकट्ठा करूं, और उसके बाद उनकी दो ब्रॉड जर्नी है, उस जर्नी में जिसका वो जिक्र करती हैं। कहती हैं एक तो ये है कि कहानियां जब उन्होंने इकट्ठा करनी शुरू की तो जाहिर है उन्होंने देखा कि ऐसी कहानियां पूरे दुनिया में बिखरी हुई हैं, अमेरिका से लेकर के वो हंगरी वगैरह सबके, और कहानियां सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं, एग्जैक्टली उन चीजों पर जिनकी बात हम आज भारत में देख रहे हैं, फॉरेन फंडिंग हो, टेररिज्म की चार्जेस हो, एंटी नेशनल हो, वगैरह वगैरह, स्पेसिफिक लॉज हो, वगैरह वगैरह। मारिया कहती हैं कि तब मुझे लगा कि दो चीजें करने की जरूरत है। एक, और उनका पूरा एक फॉर्मूला वो अपने अनुभव से निकल के आता है, वो बहुत दिलचस्प है। 3 लेवल पे वो कहती हैं। पहला, और वो खासकर वो मूलतः वो जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट के संदर्भ में एज अ प्रैक्टिस ऑफ जर्नलिस्ट, करेजियस जर्नलिज्म के संदर्भ में वो बात कर रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पहला तो यही था कि हम कैसे एक कम्युनिटी ऑफ फैक्ट चेकर्स बनाएं। और फैक्ट चेकर्स ये नहीं कि जो कि अब कई सारे अच्छे वेबसाइट्स कुछ कर रहे हैं भारत में, फैक्ट चेकर्स ऐसे कि पूरी, मतलब अभी कुछ दिन पहले उससे मेरा ख्याल आ रहा है कि दिल्ली रायट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रायट हुए अभी 3 साल हुए हैं, और अभी पिछले साल 1 साल पहले दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दिया, 1 साल भी नहीं हुए, हाँ मतलब पिछले साल एफिडेविट दिया है हाईकोर्ट में कि जो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के रिपोर्ट्स हैं उनको आप स्वीकार मत कीजिए, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। वो हाईकोर्ट में उन्होंने बाकायदा हलफनामा दिया है, कहा है कि ये सिर्फ सरकार का पक्ष सुनाया जाए, सिर्फ सरकार का ही, जो हमारा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ वही एक ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन है। और उन्होंने बाकायदा हलफनामा दिया। और उस वक्त जबकि दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का रिपोर्ट थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी, सिविल सोसाइटी के कई सारे और प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट थी, तो ये दिल्ली पुलिस को, उनका कहना है मारिया कि ये होगा, हमारे सत्य को हमेशा तोड़ा जाएगा, बट वी हैव टू कंटिन्यू बिल्डिंग आवर ओन कम्युनिटी ऑफ फैक्ट चेकर्स। चाहे वो एक सिंगल लाइन के फैक्ट को चेक कर रहा हूं और वेरीफाई कर रहा हूं, या एक पूरे प्रोसेस की कहानी को वेरीफाई कर रहा हूं और उस पर अपना काउंटर पक्ष रख रहे हूं। ये बहुत बात कहती हैं, और इस पर एक पूरे एक मोबिलाइजेशन की बात करती हैं। दूसरा कहती हैं, और ये एक फॉर्मूले की तरह कहती हैं, और जो उन्होंने देखा, और बाकायदा 2022 के इलेक्शन का भी बिल्कुल ताज़ा तरीन किताब है, हम पिछले साल की बात कर रहे हैं जब उनकी किताब पिछले साल के आखिर में आई, कह रहे हैं कि वो कहती हैं कि दूसरा रिंग बनाना है हमें, जो जितने भी अलग अलग समूहों के लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टिविस्टों का काम है या जर्नलिस्टों का काम है, एकेडमिक्स का काम है, सारे पूरे डाइवर्स जनता बैठी है, आप जैसे लोगों का बहुत सारे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, वकीलों का काम है, प्रोफेशनल्स का काम है, बिजनेस का काम है, रिस्पॉन्सिबल रिलीजियस लीडर्स का काम है, वो कहती हैं। और इनका पूरा एक लार्जर नेटवर्क बनाना है जो उन सारे फैक्ट्स को लेकर इमीडिएटली आप बाकायदा ऑपरेशनल मोड में और लोगों के पास जाए। फिर से मैं उसी बात पे आऊंगा, रीबिल्डिंग दैट कम्युनिटी, कंटिन्यूअसली टॉकिंग टुगेदर, और इस बात को बार बार कह रही हैं कि रीबिल्ड दैट कम्युनिटी, टॉकिंग टुगेदर, टेक इट आउट टू अदर पीपल एंड क्रिएट दैट our own counter force of, call them NGOs, civil society actors, businessmen, lawyers, professors, whoever they are, and reach out to more and more and more people. You will have to do that. And तीसरा वो कहती है, in the meanwhile, continue, create a process, organized process of actually, regardless of these processes happening, एक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ देश में क्या चल रहा है और उस पर अपनी लगातार एक सामूहिक रूप से रपट और फिर वो लोगों के पास लेकर जाना, वो पूरे फैक्ट्स की पॉलिटिक्स को लेकर, फेक न्यूज की पॉलिटिक्स को, और उसमें वो सिर्फ दुतर्ते रेजिम को या मार्कोस को जूनियर को जिम्मेदार नहीं ठहराती, वो कहती है इसमें फेसबुक का भी उतना ही बड़ा रोल है, उसमें ट्विटर का भी उतना ही बड़ा रोल है, और उनको कैसे हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इसलिए जरूरी है कि हम ग्लोबल कम्युनिटी के साथ संवाद करें, वी रीच आउट जहां जहां लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वी क्रिएट international communities of solidarity and build that larger actually force to continue holding them accountable. एक कहानी तो मारिया की है। दूसरी ब्राजील की ब्रीफली कहानी, लूला रेजिम। हम जानते हैं लूला अभी बड़ी मुश्किलों से हारे हैं और उसके बावजूद जैसे ट्रंप के सपोर्टर्स ने किया था, उनके सपोर्टर्स ने वहां सेनेट पे हमला बोला वगैरह वगैरह। खैर वहां लूला के टाइम में सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव थी, जैसे हम भी यहाँ लड़ रहे हैं वहां भी, और उनकी बहुत दिलचस्प कुछ कहानियां हैं। कंटेस्टास वहाँ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सिविल सोसाइटी एक्शंस का,
और ये उनके अगर काम को देखे, वो सिविल मूवमेंट्स को, सिविल राइट्स मूवमेंट्स को इकट्ठा करता लगातार। उन्होंने 3 बहुत बड़े, मतलब कई सारे एक्शंस लिए, लेकिन बहुत मजेदार तरीके से 3 बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा इससे पहले मैं आखिरी बात उस पर आऊंगा, लेकिन हाँ ठीक है, 3 बड़े जो उन्होंने जो काम किए वो बहुत दिलचस्प है। पहला था, वहां पे हम में से, आप में से बहुत लोग यूएपीए के बारे में जानते होंगे, जानते हैं ना? हमारे साथी एक बैठे हैं उसमें एक शिकार सामने बैठे हैं वहां, उसके यूएपीए, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह वगैरह। ब्राजील गवर्नमेंट ने लूला के टाइम में, पहले से उनके पास मिलिट्री मार्शल्स पावर बहुत थी, उन्होंने एक नया रिफॉर्म लाया, एंटी क्राइम्स पैकेज। उसमें अथाह बेतहाशा पुलिस को अधिकार दिए गए, वो जो भी कर सकते हैं विद कंप्लीट इम्प्यूनिटी, विदाउट एनी आंसरेबिलिटी। I'm so sorry, बोल्सोनारो, I'm so sorry, thank you, लूला तो अब आए हैं, I'm so sorry, thank you for correcting me। तो वो ये कह रहे हैं कि वहां पर कॉन्टेस्टास ने 3 या 4 बड़े, एक था एंटी क्राइम पैकेज जिसमें कंप्लीट इम्प्यूनिटी, दूसरा था फेक न्यूज को लेके बोल्सोनारो रजीम ने एक नया एक्ट लाने की कोशिश की, जिसमें था कि दे विल हैव ओनली द स्टेट विल हैव द पावर टू डिसाइड व्हाट इज फेक न्यूज एंड व्हाट इज नॉट न्यूज। एग्जैक्टली जो हम आज यहां देख रहे हैं, नथिंग इज ओरिजिनल, एग्जैक्टली। तीसरा ये था कि लैंड्स को लेकर के, एक्विजिशन को लेकर के स्टेट ने कहा, जो आप भाई साहब कहने की बात कर रहे थे, वहां पे एग्जैक्टली यही चला कि हम स्टेट नोटिफाई करके कहां भी इंडस्ट्रीज के लिए ले सके। और वो तीनों पर 2 प्रॉन्ग जबरदस्त, ऑपोजिशन ने एक साथ इकट्ठे होकर जबरदस्त तरीके से एक मूवमेंट चलाई, लीगल सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी लड़ाई, और दूसरी मैसिव मोबिलाइजेशन ऑन द ग्राउंड। और फिर वही शुरुआत, वही प्रोसेस कि हजारों लाखों की तादाद में लोगों के साथ बातचीत और संवाद, और जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये बात दिलचस्प है कि लूला जो अब आए, उनके आने से पहले ये तीनों एक्ट्स को रोका गया। तो मैं कहानियां होप की भी कहना चाहता हूं। संदर्भ हो सकते हैं अलग अलग, समाज और इंस्टीट्यूशंस अलग अलग फंक्शनल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहानियां ये भी हैं कि होप की कहानियां भी हैं। लूला बाद में आए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो एक और स्कॉलर उन्होंने कही है कि आज की तारीख में अगर 3 बड़े सवाल दुनिया भर में हमें अगर कष्ट दे रहे हैं, तो एक वो है, एक है इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा सवाल है, जिसने इस पूरी पॉलिटिक्स ऑफ, जिसको रेडिकलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसको फीड किया है बहुत बुरी तरह। उसको हम कैसे एड्रेस करें, उसके एड्रेस किए बिना, उससे जूझे बिना हम पूरे भारत के आइडिया के बारे में बात नहीं कर सकते। प्रोफेसर मुखर्जी पॉवर्टी की बात कर रहे थे उस ओरिजिनल आइडिया में। दूसरी बात, ये जो पूरा सोशल मीडिया ने इको चैम्बर्स बना करके और बड़े लेवल पे रोल प्ले किया है, उसको हम कैसे, क्योंकि वो जितना उसका जो विस्तार है उसको हम कैसे एड्रेस करें। और तीसरा, एक भय, दूसरे का भय कि ये दूसरा कौन है। एक होमोजेनस, एक एथनिसिटी कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए कि भाई एक खास परिभाषा कि हम कौन हैं और दूसरा कौन है। ये 3 फैक्टर्स एक तीसरे में लगातार फीड कर रहे हैं और एक तीसरे को लगातार बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये होनी है, और हमें ये कोशिश होनी है कि कैसे हम तीनों के केंद्र में रखते हुए संवाद करें। अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करनी है, अगर हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करनी है, अगर हमें इनइक्वालिटी पे बात करनी है, और अगर हमें एक्चुअली इस पूरे संदर्भ में फेक न्यूज को साथ लेते हुए एक आइडिया ऑफ इंडिया जिस तरह से बदला गया उसके बारे में बात करनी है, तो तीनों को हम साथ लिए बिना नहीं चल सकेंगे, और इन तीनों को साथ लेना पड़ेगा। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम जिस आइडिया की बात कर रहे हैं उस पर लगातार अगर बातचीत, संवाद, जिसकी बात जहां से मैंने शुरुआत की थी, वहां से वापस नहीं आएंगे, तो हम एक कोई फिक्स आइडिया को लेकर कभी भी एक विजय नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स आइडिया हमें सामने वाले दे रहे हैं, हमें उसको लगातार चैलेंज करना है।